नहीं, वो उधर से विसीना से ही है। कोई नहीं, मैं अभी अब स्टार्ट हुआ है लेक्चर। नो नो नो। अस्सलाम वालेकुम third year. Can you listen me? Okay, thanks beta. Manur, Anika, Rabia, thank you very much. I was waiting for your reply. Thanks a lot. Now, everyone is fine? Okay. Okay. Now, I am revising, as you know that this is revision lecture. In revision lecture, I would like to cover all the topic in the way that you would be able to remind your previous knowledge of BS. Different topics का हम उस पर रिवीजन भी कर लेंगे। इसी सेंस में जो जो टर्म्स यहाँ पे आएंगी तो बुक में जो बाकी बुक के चैप्टर्स में हैं इनडायरेक्टली उसकी रिवीजन हो जाएगी। Basically, the integrated model of healthcare is correlation of body, brain, mind, spirit, and behavior sciences. It is extension of biopsychosocial model. All of you know that biopsychosocial model, again, it is used in holistic medicine. एट द बायो जो बायोलॉजिकल फीचर्स पे काम कर रहे थे वो तो ऑलरेडी हमने भी जो पढ़ा है बायोलॉजिकल फीचर्स पे काम करते थे, कोई डिजीज देखते थे, पैथोलॉजी देखते थे, उसको ट्रीटमेंट करते थे। बट यू पीपल आर एडिंग साइकोसोशल मॉडल, यानी बायोसाइकोसोशल मॉडल। बायोसाइकोसोशल मॉडल मीन्स कि हमने वो वाले एस्पेक्ट भी देखने हैं जो डिजीज के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यू टू सोशल एंड psychological way. Okay, integrated model of healthcare is that result from the practice of a team, primary care and the behavioral health clinician working together with patients and families using a systemic and cost-effective approach to provide the patient-concerned care for the defined population. बेटे जो बाहर के मुल्कों में होता है वहाँ पे यही होता है कि एक टीम वर्क होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, न्यूट्रिशन का एक होता है मेंबर और लाइक एक साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं मेडिसिन की टीम में जो कि एज ए होल पेशेंट को चेक करते हैं और वो एक पॉपुलेशन को चेक करते हैं। पॉपुलेशन मीन देयर आर palliative centers, old houses, lot of patients are there, तो वो एज ए ग्रुप एक टीम बनी होती है जो कि पेशेंट को एज ए होल चेक करती है। बट इन आवर कंट्री एज यू नो इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट। तो अब क्या है कि आपको बिहेवियर साइंसेस एक्सटेंशन हुई है सिंस 2005, ये एक्सटेंशन हुई है और एक्सटेंशन टू मेक एक व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू विल प्रैक्टिस एज अ बायोसाइकोसोशल मॉडल। होलिस्टिक मेडिसिन को कवर करोगे, नॉट ओनली बायोलॉजिकल फीचर। बेसिकली आपका जो बायोसाइकोसोशल मॉडल था उसकी थोड़ा सा मैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहूँगी आपको। वो ये था कि आपका लॉन्च तो हुआ 1977 बाय आई थिंक जीरज एंगल था जिसने लॉन्च किया था 1977 में। बट इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुई थी आफ्टर 1914 जब वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो एट दैट टाइम देयर वर सम सोल्जर्स हु रिकवर्ड विद इन मंथ्स हैविंग सेम टाइप। उन्होंने रिसर्च उन सोल्जर पे की थी जिनकी सेम टाइप ऑफ इंजरी थी। अब कुछ तो रिकवर कर गए बहुत जल्दी, कुछ ने रिकवर की थ्रू लाइफ हैंडीकैप रहे और कुछ ऐसे थे जो कि पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो गए थे। लाइफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो गई थी उनकी। यू नो दैट कि आफ्टर अ साइको ट्रॉमा और फिजिकल ट्रॉमा समटाइम्स आपकी ग्रोथ हो जाती है, यू आर मोर इफेक्टिव देन अ प्रीवियस स्टेट। तो वो पोस्ट
ट्रॉमेटिक ग्रोथ। अब तीन टाइप के ये तीन टाइप की कैटेगरीज थी having the same injuries. At that time they think about the psychosocial psychosocial aspect कि कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये पेशेंट्स जल्दी रिकवर कर गए हैं, ये होल लाइफ हैंडीकैप हो गए हैं, सिक रोल बन गए, बट अदर। तो एट दैट टाइम बायोसाइकोसोशल मॉडल वाज स्टडीड, researched, and then launched in 77. And integrated model is basically the extension of biopsychosocial model. How it is extended? Integration is combination of process, method, tools that facilitate the integrated care. It results when the process directly benefit community, patients, or service user. Okay, everything everywhere in your book it is written in the word communities and the, but हम जो इंटीग्रेटेड मॉडल कर रहे हैं उसमें सिंगल डॉक्टर इंटीग्रेटेड मॉडल को यूज कर रहा है in our country. Now, determinant of health. Again, बेटा ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हो, this pie chart is not made any intuition or you can say कि एक theoretically चीज नहीं है, इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है। और रिसर्च में आपके पास क्या है कि उन्होंने look at this 30% health behaviors हेल्थ डिटर्मिनेंट हैं और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर 40% है। 30 एंड 40 70%। नो, मैंने पहले इनको इसलिए बोला है बिकॉज हम ज्यादा स्ट्रेस साइकोसोशल पे कर रहे हैं। नो, द बायोलॉजिकल फैक्टर आर 10% जीन्स, 10% फिजिकल एनवायरनमेंट एंड 10% क्लिनिकल केयर। इज इट अंडरस्टैंड that if somebody is suffering from family history है किसी की like blood pressure की है, diabetes की है, and he or she is taking psychosocial, उसके social factors excellent हैं, economical factor excellent है, health behavior is very positive, physical environment good है, clinical care कर रहे हैं, तो then there are only 10% chances that वो जो फैमिली हिस्ट्री से उसकी ब्लड प्रेशर है, उसका डायबिटीज है, वो ट्रांसफर होगा। ओनली 10% चांसेस इफ अदर फैक्टर्स आर आइडियल। बट इन दिस केस इफ social factor, economical factor, health behavior, these are not sufficient, are not up to mark, तो 70% कंट्रीब्यूशन इलनेस में इनकी हो जाती है और ओनली 10% आपकी जीन्स रह जाती है। Understand? Understand, beta? Okay, thank you. Thanks, beta. Now, biopsychosocial model is basically, what is that? इंटीग्रेटेड मॉडल। बायोसाइकोसोशल तो यही हो गया ना, या बायोलॉजिकल है जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट आपका कौन सा आ जाता है, एनवायरनमेंट वेयर यू आर लिविंग, कहीं पे स्मोक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर कैसे बैडली इफेक्ट कर रहा है। क्लिनिकल केयर, हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप उसकी अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज करवा रहे हो, डायग्नोसिस करवा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो एट द अर्ली स्टेज, तो ये क्या है, क्लिनिकल केयर है, यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट। सोशल फैक्टर में ऑल ऑफ यू नो, सोशल फैक्टर में फैमिली इन्वायरमेंट आ जाता है, योर इकोनॉमिकल बर्डन आ जाता है, फाइनेंसेस आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती हैं, दीज आर आल योर सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। हेल्थ बिहेवियर, व्हाट इज हेल्थ बिहेवियर? हेल्थ बिहेवियर इज बेसिकली योर हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड साइकोलॉजी। यहाँ पे हेल्थ बिहेवियर। अब क्या हुआ कि ये जो दोनों फैक्टर हैं ये हमारे इंटीग्रेटेड मॉडल के, यहाँ पे हमारा आ गया आपका एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चर फैक्टर जो कि कंपोनेंट है इसका, और हेल्थ बिलीफ में हमारा क्या आ गया है, लाइक योर साइकोलॉजी, साइको, एंड अदर इज कॉग्निटिव। इज इट? ठीक है, ये इसने दो को कवर किया, कॉग्निटिव एंड साइको को, एंड इसने बाकी साइको सोशल एंड अदर फैक्टर्स लाइक योर एनवायरमेंटल फैक्टर, और ये बायोलॉजिकल फैक्टर।
No, primary health and behavioral health care both are directly proportional. यानी कि आपकी प्राइमरी केयर, इफ यू आर डूइंग प्राइमरी केयर एंड बिहेवियर हेल्थ केयर, अगर इनमें से एक भी मिस हो जाता है तो दोनों के ऊपर इफेक्ट होगा, आपकी केयर के ऊपर आपकी डिजीज ऑब्वियसली एग्रीवेट होगी अगर इनमें से कुछ भी चीज मिसिंग हुई। नो 5 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंटीग्रेटेड मॉडल बेसिकली आपकी 5 डोमेन्स के ऊपर एक्ट करता है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियर, सोशियो-कल्चरल एंड एनवायरमेंटल। Is it okay? Understand बेटा? 5 domains हैं, ठीक है, thank you. Now, what is health? Health is a state of harmonious equilibrium between these domains which occur in response to eustress or distress. This state is achieved through process called the homeostasis and allostasis. अब क्या है, हमारे पास terms हैं eustress, distress, homeostasis and allostasis. ये चारों terms जो हैं हमें clear करनी है, क्लियर करनी है। और समटाइम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ योर टर्म, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताती जाऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स बेटे इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, कोई स्टेटमेंट आ जाएगी और स्टेटमेंट में लिखा होगा इज इट द एग्जांपल ऑफ होमियोस्टेसिस और एलियोस्टेसिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज डिस्ट्रेस। Homeostasis is reactive state that ensures harmony within the body system through adaptive negative feedback loop. It also uses reactive behavior adjustment in domains operating outside the body. Now, आपके पास क्या है, आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक होता है, लाइक आप इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एंड वाटर, तो क्या होगा, आपकी जो हाइपोथैलेमस में आपका थर्स्ट सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा, यू विल सीक फॉर वाटर और फ्लूइड। अपनी मिनरल इनटेक, अपनी फ्लूइड इनटेक को आप खुद प्रॉपर इसको मैनेज कर लोगे। दिस इज कॉल्ड एडॉप्टिव नेगेटिव फीडबैक विद बॉडी, विद बॉडी। ऑल ऑफ यू नो कि जब हमारा T3 T4 लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है, TSH लेवल इंक्रीज होता है और वो फीडबैक मिलता है और लूप बनता है, एंड अगेन हमारा थायराइड हार्मोन उसको रेगुलेट करता है। इज इट राइट? तो ये आपका फीडबैक होता है इन एवरीथिंग। आपकी हंगर में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि लाइक हार्मोन्स, ग्रिलिन हार्मोन होता है आई थिंक, जो कि हंगर रोजिंग हार्मोन है within your stomach. If you are hungry, हार्मोन रिलीज होता है, लेटरल हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाता है एंड यू सीक फॉर योर फूड। सेम इज व्हेन यू आर फुल, लाइक यू आर नॉट हंग्री एट दैट टाइम, तो एक और हार्मोन उसमें, उस स्टेट में भी हार्मोन होता है जो कि नेगेटिव फीडबैक आता है, अब वो लूप दोबारा से बनता है, एवेस्टेटिन रिलीज होता है, उसकी जब सिक्रीशन होती है तो वेंट्रोमीडियल सेंटर होता है आपका हाइपोथैलेमस का, वहां पे मैसेज जाता है एंड यू स्टॉप ईटिंग। दिस इज योर रेगुलेटरी सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है किस चीज की, तो आप उसको कवर कर लेते हो। It also uses reactive behavior adjustment in domain operating outside the body. This is your behavior. You seek for the water, you seek for the food. ठीक है, adjustive behavior हो गया आपका। What is allostasis? Is an adaptive mechanism in which the individual makes the adaptation by predicting changes in advance rather than reaction. Okay? ये एडवांस में वो तो रिएक्शन है ना आपकी, लाइक फ्लूइड इनटेक आप तब करते हो व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ योर मिनरल्स और विटामिन, तो आप फूड इनटेक कर लेते हो। बट व्हाट इज दिस? दिस इज
Adaptive mechanism in which individual makes the adaptation by predicting the changes in advance rather than reaction. These adaptations are very creative and organized multi-system changes made in anticipation of a possible challenge to health. ऐसे ही होते हैं ना, दोनों सिस्टम साथ साथ काम कर रहे होते हैं. ये नहीं होता कि हम एक सिस्टम से तो होमियोस्टेसिस तो हमारा काम कर रहा है, एलोस्टेसिस नहीं कर रहा. दोनों इक्विलिब्रियम होना चाहिए. नाउ टेल मी, राइट डाउन. ये एक एग्जांपल है. जस्ट a cricket tournament is taking place in Dubai to avoid the extreme heat. The management is conducting the event at night under floodlights. What is this? Homeostasis or allostasis? Who can tell me? Allostasis. Good, Shazmin. Good, Sheroz. Thank you. Because आपकी एडॉप्टिव चेंजेस ऑलरेडी हो गई हैं. ऐसी एग्जांपल आएंगी, इससे बड़ी एग्जांपल या इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं आएंगी आपके एग्जाम में भी. सिंपल एग्जांपल्स आएंगी. No, thank you everyone. Good participation. Now come for other term, that is eustress. Understand up to here? कोई problem तो नहीं? Anyone? No. Thank you. No, distress. What is distress? Sorry. First, eustress. Eustress, an optimum degree of stress for eustress is considered appropriate necessity for a person for the function, stay healthy. Eustress is seen as moderate, motivating, inspiring. All of you know that stress is not a good thing. आपके नॉलेज में यही चीज है कि स्ट्रेस बेसिकली आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करता है. बट बेटा एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज पॉजिटिव. इफ यू डजंट टेक एनी स्ट्रेस एट ऑल तो क्या होगा इन दीज कंडीशंस? यू नो कि आजकल जो कोरोना की स्टेट चल रही है, the people who are saying this is nothing and they are not taking any stress और वो बिल्कुल केयर नहीं कर रहे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है हमारी कंट्री पे. सो स्ट्रेस at a moderate level is motivating and inspiring. It must be, it is needed. But when it becomes distress is a state in which the homeostasis and allostasis mechanism of biological, behavior, cognitive, environmental, and socio-cultural domains are challenged by extrinsic and intrinsic factors. Extrinsic factor and intrinsic factor तो क्या होते हैं? What is the intrinsic factor? आपका जो cortisol level होता है वो continuously इतना increase हो जाता है for a long term chronic stress में, distress में, which is again आपकी क्या करता है? साइटोकाइनेज जो प्रो इन्फ्लेमेटरी हार्मोन, प्रो इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स हैं उनको इंक्रीज कर देता है. Again, it is threatening for your life, for your health. Okay, तो अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर तो ये आ गया. एक्सट्रिंसिक फैक्टर ये होता है कि एनी स्ट्रेस जो प्रोलॉन्ग हो जाए, फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड हो, दैट इज टू मच. कोई साइकोट्रोमा आ जाता है, स्ट्रेस अल्लाह ना करे, डेथ ऑफ लव्ड वन और समवन जो कि वेयर यू आर attached too much, तो और लॉस ऑफ समथिंग, आपकी कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, अदर लॉसेस, फेलियर होता है एग्जाम में. दीज आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर. एक्सट्रिंसिक फैक्टर जब बहुत ज्यादा होगा आपके इंट्रिंसिक फैक्टर को इफेक्ट करेगा एंड इट विल बी इन द स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेसफुल स्टेट्स may present with the same symptoms as a disease. These feelings in the state of distress usually last for a few hours or few days. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती हैं तो वो स्ट्रेस आपकी, डिस्ट्रेस आपकी
लाइफ को आपकी हेल्थ को थ्रेटन करते हैं। एज आई वाज सेइंग कि मैं आपको बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्लियर करती जाऊंगी। समटाइम्स एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको आ जाता है स्ट्रेस परफॉर्मेंस यक्स, ये भी नहीं वो लिखते कि स्ट्रेस फॉर्मस कब बना फॉर्मेशन परफॉर्मेंस कर्व बनाए, बल्कि वो ये लिखते हैं कि यक्स डॉटसन कर्व, बिकॉज आपकी बुक में एक ही है। अगर वो ये लिख देंगे, आई हैव कॉपीड फ्रॉम योर बुक, तो आपको अब अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कौन सा कर्व है। बिकॉज ऑफ दैट कि हमारी हैबिट है, मेरी भी हैबिट है, नॉट ओनली फॉर यू, कि हम जो चीज़ें राइट लेफ्ट या ऊपर लिखी होती हैं उनको अक्सर इग्नोर कर देते हैं और मटेरियल को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। बट दीज थिंग्स आर बेसिकली द क्वेश्चंस। Yerkes-Dodson curve, if somebody asks about Yerkes-Dodson curve, तो क्या होता है कि आपने उस कर्व को ये वाला कर्व एक्सप्लेन भी करना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, आपने पूरी बुक बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, आपको पता भी है कि ये वाला कर्व है, लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो देन दिस इज रियली बैड। तो अब आपने जो इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है उसमें यूज टेस्ट करना है, बर्नआउट करना है एंड स्ट्रेस करना है। हाउ नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कर्व। एक्सप्लेनेशन इसकी ऐसे होगी, लाइक if this is performance and this is stress level, okay, performance, stress under load, you are not taking stress। अभी हम एग्जांपल कोरोना की ही फिट करते हैं, इसी एनवायरनमेंट की फिट करते हैं। नो, you are not taking someone is, I'm not saying you are, because you are a responsible citizen, someone is not taking stress, वो बिल्कुल रिलैक्स है, तो अब क्या है, परफॉर्मेंस क्या हो रही है, परफॉर्मेंस not taking care for himself or his family or environment, not a good citizen। तो अब यहाँ पे क्या उसकी कंडीशन हो जाती है कि परफॉर्मेंस हमारी वही, केसेस बढ़ रहे हैं, मोर पीपल आर इन्फेक्टेड, मोर पीपल आर नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स आर इंक्रीजिंग। बट if someone, if we are taking the stress, a positive stress in a positive way, तो अब परफॉर्मेंस क्या है, पीक के ऊपर है। परफॉर्मेंस मीन कि यू आर केयरिंग, व्हेन यू आर केयरिंग, तो आपका नंबर ऑफ ऑब्वियसली द पीपल हु आर केयरिंग फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, तो आप अल्लाह न करे उनके घर में कोई ऐसा इन्फेक्टेड केस नहीं होगा, उन खुद वो सफर नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर टेकिंग स्ट्रेस इन अ पॉजिटिव वे, सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपने घर में उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, स्टेइंग होम, ठीक है। दिस इज अगेन अ स्ट्रेस which is useful and positive and in optimum level, inspiring, motivating. But if you are at the same time taking a stress, too much stress, अब आप घर में बैठे, if you are washing hand 4 or 3 times in an hour for 20 seconds, and at the same time you are not touching anything, you are avoiding eating the things which are required for your health, because you are so much worried about the corona spread and this and that। तो अब क्या है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। जब ओवरलोड स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, अगेन आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी जो एंजाइम्स हैं, साइटोकाइनेस इंक्रीज हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। मींस आपकी वो जो, जब इम्यूनिटी कम होगी तो फाइट करने की आपकी पावर, जो आपकी इंटरनल पावर है, वो कम हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाओगे। एंड अगेन आपकी जो बिहेवियर मैनिफेस्टेशन होंगी उसमें क्या हो जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगी, एंकर आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, यू विल बी पैनिक अबाउट एवरीथिंग। तो अब जब इस स्टेट पे आप फॉर अ लॉन्ग टाइम रहोगे तो क्या हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। बर्न आउट अगेन आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत
लो लेवल पे चला जाता है एंड अगेन योर बिहेवियर बिकम रिवर्स। अब आप वो इतनी प्रिकॉशंस करके क्या होते हो कि आप फेडअप हो जाते हो, तो एट दैट टाइम आप खुद ही आपका बिहेवियर मैनिफेस्टेशन में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पैनिक हो जाता है एंड यू आर नाउ व्हेन यू आर बर्न आउट यू आर नॉट केयरिंग अबाउट। ठीक है, तो अब आपकी कौन सी टर्म्स है? बर्नआउट, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस ओवरलोड इज डिस्ट्रेस एंड यूस्ट्रेस। आपको अगर ये वाला कर्व आता है तो आपने बेटा ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करनी है। As I have explained it, burnout, all of you know this phenomena very well, क्योंकि आप हमारी रिवीजन है और आपको बर्नआउट का भी बहुत अच्छा पता है। जस्ट नो अ सेकंड एग्जांपल जो कि रूटीन एग्जांपल है। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस फॉर द एग्जाम। क्या होता है? परफॉर्मेंस रिजल्ट बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहे, एट द एंड एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस लो रहेगी क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव स्ट्रेस लिया नहीं है। इफ you stress, you are taking a stress in a proper way, motivating way, जो कि moderate stress है, अगर आप ले रहे हो तो performance at the peak होगी। But again in this state the student who are obsessive about their studies and really they are good student, I am saying कि बहुत अच्छे students का भी ये attitude होता है, over stress overload हो जाते हैं। अब वो एग्जाम से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं या ड्यूरिंग एग्जाम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगेन जब ओवर स्ट्रेस होते हो तो आपकी मेमोरी पे भी इफेक्ट होता है। जब मेमोरी पे इफेक्ट होगा तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो काइंडली मेक अ डिफरेंस बिटवीन यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। अंडरस्टैंड माय डियर्स? Would mental health like anxiety sounds are internal factor after stress? Yes, yes, beta. Yes, Aisha, Shazmi. Yes, you are right. You are right. Psychological factors, your internal factors are responsible for your distress. Thank you very much. Anyone else? Any other question? I can explain it, Shazmi, if you like. Like anxiety sounds from internal factors, yes. Your anxiety factors there also cause the stress. That's why beta yes, biopsychosocial model stress, बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑब्वियसली आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपका इंटरनल जो फैक्टर हैं, आपकी एंजाइटी है, कॉर्टिसोल लेवल है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप है। सबसे बड़ी चीज जो मैं आई विल एक्सप्लेन इट, योर पर्सनैलिटी टाइप। इफ योर ट्रेंड इज टूवर्ड्स ऑब्सेशन और योर ट्रेंड इज ऑब्सेशन, I'm not saying the obsession in a negative term. I am at this time I am saying obsession in a positive term. The people who are perfectionists, if you who are the perfectionists, they are in more anxiety, they are more anxious. तो at that time आपके जो anxious level होता है, personality type होती है, वो आपकी आपको distress में लेके जा सकती है। ठीक है, A type personalities, they are mostly A type personalities डिस्ट्रेस में चली जाती हैं, ओवर स्ट्रेस ओवरलोड में जाती हैं। जबकि बी टाइप पर्सनैलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेंड। आई विल नॉट से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिकॉज बेटा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत कम लोगों में होता है। हम वैसे ही बोलते रहते हैं ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दैट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लाइज एट द पोल्स। तो वो जो पोल्स पे हैं बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आपका ट्रेंड हो सकता है ऑब्सेशन की तरफ होता है, हिस्टोनिक की तरफ होता है, नर्सिज्म की तरफ होता है। तो वो जो आपका ट्रेंड है, अगेन इट इफेक्ट्स ऑन द योर स्ट्रेस लेवल।
A-type personality, they are anxious to do all work hurriedly, properly, complete करती हैं, perfectionist होते हैं, they are again perfectionist. तो so that कि वो जो उनका सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है, वो ऑलरेडी उसके लिए उनका कोर्टिसोल लेवल एजेंसी होती है, उनको हर काम के लिए परफेक्शन होती है, एजेंसी होती है, सो दैट वो हाई लेवल सेट करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं. तो दैट्स व्हाई दे आर ऑल द टाइम इन स्ट्रेस. That's why cardiac diseases are more in A-type personality, as you have studied in your chapter like CCU. Understand, beta? Any problem? I can start the clinical application now. Okay. Clinical application of integrated health model. अब clinical application क्या है? बेटा, you are working in a medicine ward. where आप suppose ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो जहाँ पे 20 बेड्स हैं आपके मेडिसिन के वार्ड में, और 20 बेड्स में आपने पेशेंट एडमिट किए हुए हैं, 5 पेशेंट्स हैं जो कि डिजीज्ड हैं, लाइक वेयर देयर इज अ पैथोलॉजी, जो एडमिटेड केसेस होने चाहिए जहाँ पे आपका लाइक यू नीड टू हैव लैब इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो वो आपको करना है. only 5 पेशेंट आर एडमिट. जो रिमेनिंग 15 पेशेंट्स हैं वो हैं जो कि सिक रोल हैं, sick role, or you can say malignance, or illness है. illness की भी definition अभी मैं आपको बताऊंगी, then you will come to understand what is illness. तो अब वो जो 15 पेशेंट्स हैं उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो? You are wasting your energy, you are wasting your time, and you are again you are ignoring the patient. आप further admission नहीं कर सकते. You have only 20 beds, और आप में उन 20 बेड्स में 5 तो हैं पैथोलॉजिकल, जिनकी स्टेट्स हैं डिजीज पेशेंट हैं. रिमेनिंग 15 आर केसेस विच आर सिक रोल, इलनेस. लेकिन वो बिकॉज you can't differentiate between sick role and disease, you can't differentiate between illness, and if you can't differentiate between disease and sickness, so at that time you are wasting your time, you are wasting you are ignoring those patient, और उन patients का right जो है वो ऑब्वियसली खत्म हो रहा है. वो जिनका एडमिशन रिक्वायर्ड है उनका एडमिशन हम नहीं कर रहे बिकॉज फर्दर हमारे पास बेड नहीं है. अब बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि आप पर्सनली एवरीवन इंशाल्लाह you will be able to assess a patient in a biopsychosocial model, जो कि WHO ने आपके लिए एज ए होलिस्टिक मेडिसिन आपके लिए अभी वही अप्लाई किया है. हाँ, सिर्फ बायोलॉजिकल मेथड मॉडल नहीं आप करोगे, बायोसाइकोसोशल मॉडल अप्लाई करोगे, तो एट दैट टाइम यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिक रोल, डिजीज, सिकनेस, एंड अदर इज malignant. अब difference, that is the clinical application of your integrated model. कॉमन डिस्ट्रेस क्या होता है? कॉमन डिस्ट्रेस, जब स्ट्रेस ओवरलोड होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? पेशेंट कंप्लेंट के साथ आपके पास आएगा, हेडेक, बैकएक, बॉडीली डिस्कम्फर्ट, फीलिंग सो हेडेक, बैकएक के साथ आएगा तो क्या है, आप क्या पेशेंट को एडमिट कर लोगे और उसको इन्वेस्टिगेट करोगे फॉर द, ऑब्वियसली एक्सरे करवाओगे, उसके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करोगे. फॉर अ टाइम बिंग अगर वो आपके पास आता है तो एंजाइटी में होता है, एक उसकी रीडिंग हाई भी आ जाती है ब्लड प्रेशर की, तो आप उस पेशेंट को एडमिट कर लेते हो. फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, हैवीनेस इन एब्डोमेन, ऑब्वियसली पेशेंट भी
ऑल पेशेंट वांट्स कि उनका अल्ट्रासाउंड हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, अगेन यू आर एडमिटिंग द पेशेंट. Lack of sleep, appetite, lethargy and fatigue, you will give a medicine. Whatever, weakness, dizziness, lightheadedness, कोई भी इनमें से 3 to 4 symptoms हो जाते हैं तो पेशेंट एडमिशन केस बन जाता है. बट he or she is not an admission case. Basically, these are symptoms of common distress. अब हमने proper history नहीं ली, हमने psychosocial history नहीं ली. That's why we are labeling him as a diseased person, not as a. We are not pointing out that these symptoms are due to stress, क्योंकि हम उसके psychological features को नहीं देख रहे, उसके psychosocial aspect को नहीं देख रहे. Is it right? Now, other is sickness. Sickness क्या होती है? The state of distress can sometimes give way to or be replaced by feeling of sick, unwell, nauseous. This unpleasant state can appear without any disease or pathology. अब आप क्या है कि sickness ये वो condition है when patient उस और जब उसका relative आएगा आके कहेगा ये बीमार सी रहती है, ये बीमार सी रहती है. अब वो जो टर्म है बीमार सी रहती है, दैट इज बेसिकली अ सिकनेस एटीट्यूड. दैट आप सारे लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट दैट सिकनेस एटीट्यूड इज अगेन ड्यू टू इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, कोई साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट है. If a female, she is living in a joint family system and bearing a burden of number of people who घर में काम कर रही है, a time will come जब वो उसके ऊपर sickness आ जाएगी, एक state of distress. वही उसकी distress, वो जो stress level है वो chronic हो जाएगा, chronic stress हो जाएगी और वो sickness की state में आ जाएगी. On other hand, sometimes you have seen a patient who are suffering from early stages of cancer or blood pressure, diabetes, but they are appearing quite normal. वो अपने आप को sick नहीं कहेंगे, क्योंकि जो sickness अपने आप को sick कहना, ill कहना, again it is ego alien, आपकी ego के against है. ठीक है, तो कोई psychological conflict है, that's why someone is adopting this behavior. We have to find out those psychology. Illness, again illness is almost same as the sickness. Overall view that individual, family and society take. अब वहाँ पे जो sickness है वो एक person की sickness है. Illness क्या है कि एक person है who is feeling sick or unwell. अब वो जो illness की report है everyone is doing कि इसको कोई illness है, इसको कोई बीमारी है. ऐसा नहीं होता. होता क्या है कि वो एंजाइटी और डिप्रेसिव एक्सपीरियंस होती हैं. पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी साइकेट्रिक इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस इन अ माइनर लेवल, और यू कैन से डिप्रेशन. डिप्रेशन अगर अर्ली स्टेज पे होते हैं, अगेन वहाँ पे आपका जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है और एक इलनेस का बिहेवियर पेशेंट के ऊपर आ जाता है. तो अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने साइकेट्रिस्ट को प्रेफर करना है, उसको रेफर करना है, उसकी कंसल्टेशन लेनी है, रादर देन दैट कि आप एडमिशन कर लोगे उस पेशेंट इन मेडिसिन वर्ल्ड. सिक रोल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द सिक रोल. एक बेटा टर्म होती है, मैंने अभी भी यूज की थी, दैट वाज मिलिग्रियन. मिलिग्रियन बेसिकली ऐसी टर्म है जो कि आप यू विल नॉट लेबल द पेशेंट लाइक दैट. एक पेशेंट आता है, उसको आप ऐसे नहीं है कि वो अपने सिम्टम साइंस बताता है, सेकंड टाइम आपके पास आया है और आप उसको लेबल कर दोगे. दैट इज रॉन्ग एक्ट फ्रॉम अ डॉक्टर. कि अगर आप पेशेंट को आप फर्स्ट टाइम पे सिक रोल कर देते हो लेबल, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हो या मिलिग्रियन उसको लेबल कर देते हो, दैट इज रॉन्ग. बट इट हैपन्स. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं
अपने ड्यूटीज को अवॉइड करने के लिए वो कुछ ऐसी अपनी स्टेट डेवलप कर लेते हैं। आई हैव सीन इन अ केस इन माय मेडिसिन, जो कि मैं होचुक कर रही थी, तो वो नाइट ड्यूटी भी हमारी 1 वीक के लिए नाइट ड्यूटी थी। तो एक लाइक ये ड्यूटी पे था कोई लाइक आपका जो होता है पुलिसमैन, तो उसने क्या किया कि वो एक कंप्लेंट के साथ आता था, लाइक हेमेप्टाइटिस के साथ आता था। आई वाज अगेन वेरी वरीड, ऑब्वियसली बीइंग अ जॉब आपके पास नॉलेज भी कम होता है, उसके टेस्ट एडवाइस करना, सुबह के वक्त वो गायब हो जाता था। सेम वाज 2-3 डेज उसने इसी को किया, रिपीट किया। ही वाज नॉट सीरियस फॉर टेकिंग एनी इन्वेस्टिगेशन एंड दिस एंड दैट। तो देन आई केम टू नो कि वो पेशेंट, वो जो पुलिसमैन था, बेसिकली अपनी ड्यूटी ऑफ करके हॉस्पिटल में आके रेस्ट कर लेता था, और मुंह में कोई उसने स्पूटम, उसने कोई ब्लड स्टेन या रेड कलर का कोई रखी होती थी चीज, जो कि मुझे बिल्कुल ब्लड की तरह लगती थी, और वो ऐसी प्रेजेंटेशन अपनी शो करता था। दैट इज बेसिकली मिलेग्रियन। अब आपने सिक रोल और मिलेग्रियन को भी डिफ्रेंशिएट करना है। अ पर्सन एडॉप्टिंग द रोल ऑफ अनवेल पर्सन long after the initial illness has settled. This exaggerated response is often an indication of underlying anxiety and unresolved conflict. Suppose, example, a person who is suffering from hepatitis A. Hepatitis A, all of you know, within 14 days or 3 weeks, patient fully recover हो जाता है. After recovery, वो अगर for a months and years he labels himself that I am a patient of a liver disease, I can't do proper work duties, और अवॉइड करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर चला जाता है, लाइक जो उसने अपनी डोमेस्टिक, अगर फीमेल है तो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अडॉप्ट करती, और अगर मेल है तो अपना फाइनेंशियल इश्यूज को नहीं प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा, तो व्हाट इज दिस? बेसिकली ये सिक रोल ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको मिलेग्रियन से, बिकॉज यहाँ पे सिक रोल अगेन इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ पे आइदर उसके पास इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रोल, इतने मल्टीपल रोल्स हैं जिनको उन्हें उसे कवर करना है, और ही इज नॉट एबल टू कोप विद देम। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अडॉप्ट कर लेता है सिक रोल को। ठीक है, हमारा क्या है, अर्ली डिटेक्शन करनी है। अगेन योर रिवीजन फॉर द सिक रोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्ली डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ रीइंफोर्सिंग फैक्टर, पेशेंट इज नीदर कन्फ्रंटेड नॉट ब्लेम। यहाँ पे आपने ब्लेम नहीं करना पेशेंट को, बिल्कुल। नीड्स टू बी रीअश्योर्ड ऑफ benign nature of their symptoms. Symptoms should be sensitively listened but not attended, explained. यहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवानी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, मल्टीविटामिन्स नहीं देने, पेन किलर्स नहीं देने। अगेन अगर पेन किलर, मल्टीविटामिन यू आर गिविंग, तो आप क्या उसके इस रोल को आप एनहांस कर रहे हो। व्हाट इज हैपनिंग? ये सिक रोल कौन बना रहे हैं? ये हमारे सॉरी टू से क्वैक्स जो बैठे हुए हैं। एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर दोज डॉक्टर हु आर डूइंग जीपी प्रैक्टिस और जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फॉर मेकिंग मनी क्या कर रहे हैं कि वो पेशेंट को कॉल करते हैं एवरी सेकेंड डे फॉर द इश्यूज के, हाँ जी ड्रिप लगवा लेना, यू विल बी ओके, दिस एंड दैट। इस तरह की वो थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं, ड्रिप लगाते हैं हर वीक में पेशेंट को, चाहे वो फ्लूइड ओवरलोड हो जाती है, कल को एमआई करवा के आ जाता है, बट दे आर डूइंग द प्रैक्टिस इन दिस वे। और वो इन सिक रोल्स को क्या कर रहे हैं, सिक रोल्स एंड इलनेस को एनहांस कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड को फर्दर इन्फोर्स कर रहे हैं, री इन्फोर्स कर रहे हैं। Again, biopsychosocial model, all of you know. I want to only say
कि आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सोशल फैक्टर जो हैं, और साइकोलॉजिकल इसमें दो में इंटीग्रेटेड मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ योर बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो आप बायोलॉजिकल फैक्टर तो वही रह गए हैं, बट साइकोसोशल में साइकोलॉजिकल कॉग्निशन आ गया है एंड योर बिहेवियर आ गया है। सोशियोलॉजिकल में आपका एनवायरनमेंट आ गया है एंड सोशो कल्चरल फैक्टर आ गए हैं। Biological, that is physiological pathology. Cognitive thoughts, emotion, behavior such as the psychological distress, fear, avoidance, beliefs, current coping. सोशो कल्चरल में आपका आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप विद पार्टनर, प्रीवियस इंटरवेंशंस एंड देन एनवायरमेंटल में आपकी वर्क प्लेस पे आपका एनवायरनमेंट, फैमिली, फाइनेंसेस, अगेन इट इज सोशल एंड आल्सो इन्वायरमेंटल। बिहेवियर में आपका क्या आ जाता है कि बिहेवियर एडॉप्टेशन होती है एंड योर हेल्थ बिलीफ मॉडल, हाउ यू टेक दिस योर डिजीज, आप इसको कितना डेंजरस लेते हो, हम कोरोना को कैसे लेते हैं। अगर हम अल्लाह न करे एवरीवन इज टेकिंग इट एज लाइक इसकी वो डेथ वाले, आप इतनी स्ट्रेस लेते हो, आपका बिहेवियर, यू आर सो पेसिमिस्टिक कि आप सिर्फ इसको ले रहे हो कि इतने लोगों की डेथ हो रही है, इतने लोग सीरियस हो रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग लाइक दैट कि इतने लोग रिकवर भी कर रहे हैं, और इस बिहेवियर को भी ले रहे हो कि फॉर मेनी पेशेंट कोरोना हैज अ माइल्ड सिम्टम्स। तो आपका बिहेवियर, ये बिहेवियर आपका टुवर्ड्स डिजीज होगा। अंडरस्टैंड बेटा? एनी प्रॉब्लम? Understand? Thank you. Can you refer them psycho word for help because maybe yes, Jasmine. If we are because I am saying if someone is sick role or suffering from illness, you have to refer them in a psycho ward, psychiatric कंसल्टेशन आपको लेनी होगी। आपको एडमिट नहीं करना होगा उस ऐसे पेशेंट को, क्योंकि आप एडमिट करोगे तो उसके रोल को एनहांस करोगे। लेकिन सबसे पहले बीइंग अ डॉक्टर आई वुड लाइक टू से कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हुई तो फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाओगे। Patient is coming again and again within 2-3 months in spite of all investigations which are clear. She or he is coming again and again 2 or 3 times in a month. Then you will refer that patient to a psychiatrist and not admit that patient. लेकिन फर्स्ट टाइम आपने बीइंग अ डॉक्टर आपने कभी भी पेशेंट की किसी कंप्लेंट को ऐसे नहीं इग्नोर नहीं करना। ठीक है बेटा? थैंक यू। नाउ ओके बेटा, एक सिनेरियो है, आपका छोटा सा टास्क है, 5 मिनट्स हमारे पास हैं। आई थिंक आपको फैक्टर्स डोमेन्स का बहुत अच्छी तरह पता चल गया है। दीज आर द डोमेन्स। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ, आपने अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन एंड अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सिनेरियो आता है जिसमें आपने सर्च करना होता है, और ट्रीटमेंट अभी आप बहुत बिहेवियर साइंसेस को पढ़ चुके हो, सो यू आर एबल टू राइट डाउन कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, काउंसलिंग होगी, मेडिसिन होगी, क्या होगा। तो आप काइंडली इस सिनेरियो को पढ़ो एंड यू हैव 5 मिनट्स, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस इट। लेकिन आप इसकी पिक भी एक ले लो और इसको काइंडली पढ़ो एंड राइट डाउन द फैक्टर्स डोमेन्स। दीज आर बायोलॉजिकल, cognitive, social. I am giving you 5 minutes. A small assignment. Okay. Social factor. Good.
Thank you, Shazmeen, Sadia, for your good response. Now, thank you both of you. Now I will tell you about these factors. बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है इसमें? हाई ब्लड प्रेशर फ्रॉम लास्ट 6 months एंड बॉडी एक्स. मैनेजमेंट क्या करेंगे प्रॉपरली बेटा? यू हैव राइट डाउन इन दिस वे. आपके एग्जाम में भी ये सिनेरियो काइंडली नेवर वरिड, आपने कभी स्ट्रेस में नहीं आना अगर आप कोई लेंथी सिनेरियो देखते हो एग्जाम में. जस्ट हैव अ लुक फॉर द सिनेरियो. उस क्वेश्चन को आप एंड में कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उस सिनेरियो के लिए उस सिनेरियो में इट आंसर इज गिवन. ऐसे जो सिनेरियो होती है उनका आंसर ज्यादा इजी होता है. सो बायोलॉजिकल फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर फ्रॉम लास्ट 6 months एंड बॉडी एक्स. मैनेजमेंट क्या करोगे? एंटी हाइपरटेंसिव एंड पेन किलर. 1 mark for this and 1 marks for this. 2 marks for each factor. 10 marks total हो जाएंगे. Behavior factor, no desire of change in diet. Plan are to take preventive measure for high blood pressure. Highly stressful type of personality क्या है? Achieve maximum in everything. Feeling of worthlessness. No, type A personality. Management counseling session करोगे, थ्रू साइकेट्रिक एवेल्युएशन करोगे. Cognitive disinterest in personal grooming, thoughts of growing old. देन मैनेजमेंट क्या करोगे? इंफॉर्मेशन दोगे. आउटस्टैंडिंग ऑफ हैजर्ड्स ऑफ नॉट चेंजिंग लाइफस्टाइल, काउंसलिंग सेशन करोगे. और स्पोर्ट ग्रुप लाओगे. स्पोर्टिंग ग्रुप इसकी होगी, आपकी मैनेजमेंट में आएगा. सोशल कल्चर फैक्टर में क्या होगा कि वो स्ट्रेसफुल जॉब है उसकी, और क्या है कि हाइपरटेंशन. if he is in old age, तो obviously ये भी एक quite a normal thing. स्पोर्ट ग्रुप बनाओगे, काउंसलिंग करोगे, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स उसको एडवाइस करोगे, और टाइम मैनेजमेंट बताओगे. एनवायरमेंटल फैक्टर, अनलाइकिंग फ्रॉम द, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं. अनलाइकिंग फ्रॉम द कोलीग्स, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेसफुल, tough routines. मैनेजमेंट के, if you want to have a pick of these two, you can take, so that के बाद में आप इसको properly study कर सकते. Understand बेटा? any problem? Old age and decision. Thank you. Good. Anika, any problem? Anika, any problem? Sadia, no. Yes. Anika, tell me your problem kindly. No. Oh, okay. Thank you everyone. And at the end, my only message for you, that stay home, stay safe, take care of yourself, your family, and please help the needy people in your surrounding. Allah Hafiz.